तो अपने जैक रीचर भैया को हम एक ऐसे आदमी के रूप में जानते हैं कि एक जायंट सा फॉर्मर मिलिट्री पुलिस ऑफिसर जो किसी एक जगह टिकता ही नहीं है। न परमानेंट घर, न फोन, न क्रेडिट कार्ड का कलेक्शन, बस एक टूथब्रश और थोड़े से कपड़े लेके निकल पड़ता है। और अगर किसी गलत आदमी ने उसके सामने गलती से कुछ ज्यादा बोल दिया तो उसकी जिंदगी का लास्ट कन्वर्सेशन वही हो सकता है। लेकिन जैक रीचर की दुनिया में कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो सीरीज देखने वाले भी मिस कर देते हैं। कुछ चीजें ली चाइल्ड की नॉवेल्स में छुपी हैं, कुछ अमेज़न सीरीज ने चेंज कर दी हैं और कुछ ऐसी चीज जो टॉम क्रूज वाली मूवीज से लेकर एलन रिचसन के रीचर तक पूरी फ्रेंचाइजी को कनेक्ट करती हैं। तो आज जैक रीचर के 15 ऐसे हिडन फैक्ट्स देखते हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगे। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए बात करते हैं तुम्हारे प्यारे रीचर के ऊपर। फैक्ट नंबर 1, रीचर की पहली स्टोरी एक्चुअली उसकी पहली स्टोरी थी ही नहीं। तो सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग कंफ्यूजन, 1997 में जब ली चाइल्ड ने किलिंग फ्लोर पब्लिश की, वो जैक रीचर की फर्स्ट पब्लिश्ड स्टोरी थी, लेकिन टाइमलाइन के हिसाब से ये रीचर की लाइफ की फर्स्ट स्टोरी नहीं है। किलिंग फ्लोर को अगर तुम ऐसे देखोगे ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो ये काफी बाद आती है स्टोरी। बाद में ली चाइल्ड ने यंग रीचर के अराउंड प्रीक्वल स्टोरीज लिखी। मतलब अगर आप रीचर की लाइफ को टाइमलाइन के ऑर्डर में देखना चाहो तो किलिंग फ्लोर से स्टार्ट करना टेक्निकली उसकी जिंदगी के 20 से स्टार्ट करना है। और आयरनी देखो, अमेज़न ने भी अपनी सीरीज के लिए एग्जैक्टली इसी फर्स्ट पब्लिश नॉवल को चूज किया। फैक्ट नंबर 2, रीचर का पूरा कैरेक्टर ली चाइल्ड की पर्सनल लाइफ के एक बैड फेस से निकला था। और जैक रीचर का क्रिएशन कोई डिकेड्स लॉन्ग मास्टर प्लान नहीं था कि हम इसे इतना लंबा बनाएंगे। ली चाइल्ड ने रीचर को उस वक्त क्रिएट किया जब उनकी टेलीविजन राइटिंग की जॉब चली गई थी और उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर इमेजिन किया जो किसी बॉस के सामने जवाबदेह नहीं है, किसी ऑफिस में नहीं जाता, किसी से परमिशन नहीं लेता और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर दुनिया उसके अगेंस्ट हो तो भी वो अपने रूल्स पर जीता है। रीचर बेसिकली ली चाइल्ड की इमेजिनेशन में काइंड ऑफ अल्टीमेट फ्रीडम था, एक ऐसा आदमी जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। और इसी वजह से रीचर का सबसे बड़ा जो उसकी सुपर पावर है वो उसकी मसल्स नहीं है, उसकी आजादी है। फैक्ट नंबर 3, रीचर का हाइट इशू इतना सीरियस था कि टॉम क्रूज की कास्टिंग पर वॉर छिड़ गया था। दरअसल बुक में जैक रीचर 6 फीट 5 इंच का है और अराउंड 250 पाउंड का डिस्क्राइब किया गया है। फिर 2011 में अनाउंस हुआ जैक रीचर का रोल करेगा टॉम क्रूज। अब अपने टॉम क्रूज गिट्ठे को तो तुम जानते ही हो। टॉम क्रूज की हाइट कॉमनली अराउंड 5'7" रिपोर्ट होती है। तो फैंस का रिएक्शन, रीचर फैंस ने बेसिकली इंटरनेट पर सिविल वॉर स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मेन प्रॉब्लम हाइट नहीं थी, रीचर का फिजिकल साइज नॉवेल्स में उसके कैरेक्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट था। वो रूम में एंटर करता है और रूम का पावर डायनामिक चेंज हो जाता है। ली चाइल्ड ने इनिशियली क्रूज को डिफेंड किया था। उनका आर्गुमेंट था कि रीचर की हाइट एक मेटाफर भी है, एक अनस्टॉपेबल फोर्स का। लेकिन सालों बाद चाइल्ड ने एडमिट किया कि रीडर्स का क्रिटिसिज्म मायने रखता था, अंडरस्टैंडेबल था। और भाई फिर अमेज़न ने एलन रिचसन को कास्ट किया। फैक्ट नंबर 4, एलन रिचसन भी बुक के एग्जैक्ट रीचर नहीं है। ये फनी पार्ट है, लेकिन फैंस को लगता है कि एलन रिचसन फाइनली एक परफेक्ट रीचर हैं। फिजिकली डेफिनेटली एकदम मच क्लोजर हैं, लेकिन बुक्स का रीचर 6'5" का है और अपने एलन भैया लगभग 6'3" के हैं। मतलब इवन अमेज़न का जॉइंट रीचर भी ओरिजिनल रीचर से 2 इंच छोटा है। और रिचसन ने खुद बताया है कि ऑडिशन के वक्त वो अराउंड 205 पाउंड थे। और प्रोड्यूसर्स कैरेक्टर के फिजिकल प्रोपोर्शंस को लेकर एक्सट्रीमली स्पेसिफिक थे। सो टेक्निकली अमेज़न ने भी एक एक्टर चूज किया जो रिचसन के एग्जैक्ट डायमेंशंस का नहीं था, बस टॉम क्रूज से तो बढ़िया ही दिखता था। फैक्ट नंबर 5, सीजन 1 में ली चाइल्ड खुद रीचर के सामने आते हैं। एक प्रॉपर ईस्टर एग सीजन 1 के फिनाले में रीचर मार्ग्रेव के डाइनर से बाहर निकल रहा होता है और एक आदमी उसके पास से गुजरता है। वो रीचर से टकराता है और कैजुअली सॉरी बोलता है। वो रैंडम आदमी एक्चुअली ली चाइल्ड खुद थे। यानी जिस आदमी ने जैक रीचर को क्रिएट किया वो लिटरली अपने कैरेक्टर के सामने स्क्रीन पर वॉक करता है। और ये ली चाइल्ड का पहला रीचर कैमियो भी नहीं था। उन्होंने टॉम क्रूज वाली दोनों मूवीज में भी टाइनी अपीयरेंस की थी, एक बार पुलिस डेस्क के सार्जेंट के रूप में और दूसरी बार एयरपोर्ट सिक्योरिटी एम्प्लॉय के रूप में। ऑथर ने अपने ही कैरेक्टर के यूनिवर्स में छोटे छोटे फिंगरप्रिंट्स छोड़ रखे हैं जैसे स्टैनली जी छोड़ते थे। फैक्ट नंबर 6, रीचर का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन उसकी गन नहीं है, मैथमेटिक्स है। रीचर को देखकर लगता है कि वो सिर्फ एक वॉकिंग टैंक है, लेकिन नॉवेल्स में रिपीटेडली एक चीज सामने आती है
कि रीचर कैलकुलेट्स। ये बंदा पूरी गणित लगाता है, डिस्टेंस, टाइम, एंगल्स, नंबर ऑफ एनिमीज, पॉसिबल एग्जिस्ट, वेपन, ह्यूमन बिहेवियर। वो फाइट स्टार्ट होने से पहले ही फाइट को मेंटली सॉल्व करने लगता है। इसलिए रीचर का कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि भाई ये तो तगड़ा बंदा है तो किसी को भी पेल देगा, नहीं। उसका बेसिक फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि ऑब्जर्व करो, कैलकुलेट करो, प्रेडिक्ट करो, फिर अटैक करो। और इसी वजह से बुक्स का रीचर कभी कभी फिजिकली वीकर ओपोनेंट को भी एकदम आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि फाइट उसके लिए फिस्ट से पहले इंफॉर्मेशन का गेम होती है। फैक्ट नंबर 7, किलिंग फ्लोर का मार्ग्रेव रियल टाउन नहीं है। सीजन 1 में रीचर जॉर्जिया के मार्ग्रेव नाम के टाउन में पहुंचता है, लेकिन मार्ग्रेव फिक्शनल है और रीचर के लिए उस टाउन में पहुंचने का रीजन भी रैंडम नहीं था। वो वहां इसलिए जाता है क्योंकि उसने एक ब्लूज म्यूजिशियन ब्लाइंड ब्लेक के बारे में सुना था। रीचर ब्लूज का बहुत बड़ा फैन था और ब्लाइंड ब्लेक का कनेक्शन किलिंग फ्लोर की स्टोरी के ओपनिंग सेटअप का पार्ट बन जाता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट, ब्लाइंड ब्लेक सिर्फ फिक्शनल रेफरेंस नहीं था, वो एक्चुअल हिस्टोरिकल ब्लूज म्यूजिशियन थे और उनकी म्यूजिक का रेफरेंस रीचर यूनिवर्स में बार बार आता है। टीवी सीरीज ने नॉवेल्स के ऑर्डर को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया है। अगर आप अज्यूम कर रहे हो तो सीजन 1 बराबर बुक 1, सीजन 2 बराबर बुक 2, सीजन 3 बराबर बुक 3, तो रीचर ने वो गेम खेला ही नहीं है। सीजन 1 किलिंग फ्लोर बुक 1 है, सीजन 2 बैड लक एंड ट्रबल बुक 11 है, सीजन 3 परसुएडर बुक 7 है और अब सीजन 4 गॉन टुमारो बुक 13 है। यानी अमेज़न क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। राइटर्स बेसिकली हर सीजन की एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड अलोन रीचर स्टोरी को पिक कर रहे हैं और ऑनेस्टली ये स्ट्रेटेजी काफी स्मार्ट भी है, क्योंकि रीचर नॉवेल्स की सबसे बड़ी ताकत यही है कि कई सारी कहानियां एकदम इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। फैक्ट नंबर 9, सीजन 4 की बुक और सीरीज की लोकेशन अलग है। अब लेटेस्ट सीजन का एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस, सीजन 4 गॉन टुमारो पर बेस्ड है, लेकिन नॉवेल में स्टोरी प्रीमियरली न्यूयॉर्क सिटी में सेट होती है। लेकिन टीवी अडॉप्टेशन ने लोकेशन को चेंज करके फिलाडेल्फिया कर दिया और स्टोरी की ओपनिंग में रीचर सबवे में एक सस्पिशियस वुमन को देखता है, वही औरत जो सुसाइड कर लेती है, जिसके बाद एक एक्सट्रीमली डेंजरस कॉन्स्पिरेसी अनफोल्ड होती है। यानी अमेज़न ने सोर्स मटेरियल का बेसिक इंजन रखा, लेकिन उसकी ज्योग्राफी और कुछ स्टोरी एलिमेंट्स को स्क्रीन के लिए रीशेप किया है। इसीलिए अगर आपने गॉन टुमारो पढ़ी है तो सीजन 4 में फैमिलियर स्टोरी बीट्स के साथ काफी सरप्राइजेस मिल सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, रीचर बुक 100 मिलियन कॉपीज से ज्यादा बिक चुकी हैं। रीचर कोई ऑर्डिनरी थ्रिलर कैरेक्टर नहीं है। 2026 तक रीचर बुक सीरीज 100 मिलियन से ज्यादा कॉपीज वर्ल्ड वाइड सेल कर चुकी हैं और सीरीज में रफली 30 बुक तक मटेरियल पहुंच चुका है। मतलब अमेज़न के पास रीचर स्टोरीज का शॉर्टेज होने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी उल्टी है, मटेरियल बहुत ज्यादा है और हर नॉवल एक पोटेंशियल सीजन बन सकती है। फैक्ट नंबर 11, रीचर का नो होम नो फोन लाइफस्टाइल रैंडम नहीं है। रीचर के पास परमानेंट होम नहीं है, वो अननेसेसरी पोजेशंस कैरी नहीं करता, फोन तक अवॉइड करता है और टूथब्रश उसकी आइकॉनिक पोजेशंस में से एक है। लेकिन ये सिर्फ कूल कैरेक्टर गैमिक नहीं है, इस लाइफस्टाइल का एक डीपर पर्पस है। रीचर को किसी सिस्टम से अटैच नहीं होना, किसी शहर से नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, किसी प्रॉपर्टी से नहीं और किसी एक लड़की से भी नहीं, क्योंकि जिस मोमेंट वो किसी से अटैच होगा उसी मोमेंट उसके पास कुछ खोने के लिए होगा। और रीचर का फ्रीडम एक्चुअली उसकी डिटैचमेंट से आता है और यही रीजन है कि वो एक जगह प्रॉब्लम सॉल्व करता है और फिर लिटरली रोड पर निकल जाता है। फैक्ट नंबर 12, टॉम क्रूज और एलन रिचसन दो अलग रीचर हैं। दोनों एक्टर ने सेम कैरेक्टर प्ले किया, लेकिन दोनों वर्जन्स का फ्लेवर काफी डिफरेंट है। टॉम क्रूज वाले रीचर को कंपेयर करें तो एक कॉम्पैक्ट, टैक्टिकल और हाइपर एफिशिएंट है, लेकिन एलन रिचसन वाला रीचर बुक से फिजिकल मॉन्स्टर के एकदम करीब है। और अमेज़न सीरीज को एक और फायदा मिलता है, टाइम। मूवी को अराउंड 2 घंटे में एक रीचर स्टोरी फिट करनी होती है, लेकिन सीरीज के पास बहुत सारे एपिसोड होते हैं। इसीलिए अमेज़न वाले रीचर को इन्वेस्टिगेशन, रिलेशनशिप, मिलिट्री हिस्ट्री और साइड कैरेक्टर के साथ सांस लेने का मौका ज्यादा मिलता है। बेसिकली टॉम क्रूज का जो रीचर है वो एक वेपन की तरह फील होता है, जबकि रिचसन का जो रीचर है वो फील होता है कि एक वेपन तो है लेकिन एक बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला। फैक्ट नंबर 13, पॉली को रियल लाइफ में कास्ट करना लगभग नामुमकिन डिफिकल्ट टाइप का है। सीजन 3 में रीचर को एक ऐसा ओपोनेंट मिलता है जो एक्चुअली उससे भी बड़ा है, नाम पॉली। और यहाँ प्रोडक्शन के सामने एक प्रॉब्लम थी, बुक्स में पॉली रीचर से भी बड़ा है, स्क्रीन पर ये डिफरेंस बिलीव करके कैसे दिखाओगे? सीजीआई, कैमरा ट्रिक्स या फिर कोई फोर्स्ड पर्सपेक्टिव? नहीं, मेकर्स ने एक्चुअल जायंट एक्टर ढूंढा और उन्हें मिला ओलिवर रिचटर्स।
मैं लिख दूंगा। और इनकी हाइट लगभग 7 फुट 1 इंच है। एलन रिचसन खुद अराउंड लगभग 6'3" के हैं और ली चाइल्ड के अकॉर्डिंग पॉली और रिचर के सीन्स में फैंसी कैमरा ट्रिकी या CGI हाइट डिफरेंस क्रिएट नहीं किया गया। इन्होंने लिटरली एक ऐसा बंदा ढूंढा जिसके सामने रिचर भी बच्चा लगता हो। फैक्ट नंबर 14, रिचर के ऑथर का रियल नाम ली चाइल्ड है ही नहीं। ये नाम भी एक स्टोरी है। ली चाइल्ड का रियल नेम है जिम ग्रांट। ली चाइल्ड उनका पेन नेम है और जब उन्होंने राइटिंग करियर स्टार्ट किया उन्होंने एक ऐसा नाम चूज किया जो अल्फाबेटिकल बुक सेल्स में उनकी बुक्स को नोटिसेबल पोजीशन दे सके। और चाइल्ड नेम भी इंटेंशनली सिंपल था और आज वही नाम जैक रीचर के नाम से ग्लोबली रिकॉग्नाइज होता है। और इंटरेस्टिंगली अब रीचर बुक्स में ली चाइल्ड अकेला नहीं लिखते, उनके ब्रदर एंड्रयू चाइल्ड भी सीरीज को कंटिन्यू करने में इन्वॉल्व हैं। फैक्ट नंबर 15, रीचर यूनिवर्स अब सिर्फ रीचर नहीं रहा और ये सबसे इंपॉर्टेंट हिडन फैक्ट है, रीचर यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। अमेज़न ने सीजन 4 के बाद रीचर को सिंपली कंटिन्यू करने का प्लान नहीं बनाया, नीगली को लेकर एक डेडिकेटेड स्पिन ऑफ भी आ रही है। मारिया स्टैन नीगली के रोल में रिटर्न कर रही हैं और इंटरेस्टिंगली एलन रिचसन भी रीचर के रूप में गेस्ट अपीयरेंस करेंगे ही करेंगे। सीरीज का प्रीमियर 16 सितंबर 2026 को शेड्यूल्ड है और उसी डेट पर रीचर सीजन 4 का फिनाले भी आ रहा है। मतलब कि रीचर सीजन 5 ऑफिशियली कंफर्म्ड है और सीजन 5 ली चाइल्ड की मेक मी नॉवल को अडॉप्ट करेगा। मतलब जैक रीचर की जर्नी अब एक सिंगल टीवी शो नहीं रही, ये स्लोली एक प्रॉपर इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स बन रहा है। तो जैक रीचर को सिर्फ एक मस्कुलर एक्शन हीरो समझना एक्चुअली उस कैरेक्टर को अंडर एस्टिमेट करना है, क्योंकि रीचर की असली पावर उसके पंचेस नहीं है, उसकी फिलॉसफी में है। क्योंकि जब दुनिया किसी आदमी को कंट्रोल करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा, उसका करियर या उसका घर छीन लेती है, रीचर के पास पहले से ही कुछ था ही नहीं, बस एक टूथब्रश, एक जोड़ी कपड़े और दिमाग जो सिचुएशन को दूसरों से कुछ सेकंड्स पहले समझ लेता है। और शायद इसीलिए जब रीचर किसी टाउन में बस से उतरता है तो असली सवाल ये नहीं होता कि रीचर के साथ क्या होने वाला है, असली सवाल ये होता है कि इस बार रीचर के सामने खड़े होने की गलती किसने की है। तो हो तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं वापस से कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं जानता हूँ कि नोटिफिकेशंस नहीं आती है, तो एक बार वापस से चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर लो या नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।